हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। सो एज पर योर डिमांड हम लोग लेके आए हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के वन शॉट, मतलब कि पीपीएस के वन शॉट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो आप लिख के ले लीजिए, आपके इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। तो बिना किसी देरी के आप सारे यूनिट के अगर आपको वन शॉट एक साथ देखने हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर। पहले डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम तो आपका कई बार पूछा गया। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट ऑफ इट। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं हम लोग के, जो आपके जीरो एंड वन पे वर्क करते हैं। ठीक है, जो आपके जीरो एंड वंस में प्रोसेसिंग करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब इसको किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था इनको। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो आप इतनी सी लाइन लिख देंगे जो कि बच्चे बच्चे को ही पता है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। आप नाम से भी इनका अर्थ समझ सकते हैं, अगर आप ना समझे तो हम इसको अब समझा देते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या होती है, परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इट एक्सेप्ट्स और रीड्स द डेटा इन प्रोग्राम। तो इनपुट आपका क्या करता है, इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है डेटा। और सेकंड, इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। अब आपको डेटा मिला तो कंप्यूटर आपका डेटा पता है कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज करता है। तो क्या करता है, कन्वर्जन भी करता है अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में, जो कंप्यूटर होता है इनपुट यूनिट। देन इसका थर्ड क्या है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब ये क्या करता है, जो आपने कन्वर्ट कर लिया है इसने कंप्यूटर ने अपने लिए, उसको आप भेज देगा आगे, क्या भैया आप आगे आप संभाल लो, हमारा काम खत्म। क्या होते हैं इनपुट यूनिट, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिस्टेंस कैमरा। अब आप देखिए यहाँ पे आपका बना है ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम जरूर बना के आएंगे, इसके आपके मार्क्स मिलते हैं और बहुत इजी सा है। देखिए यहाँ से डेटा आ रहा है, किस में जा रहा है, इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट में क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, किस में जा रहा है, स्टोरेज यूनिट में। देन स्टोरेज यूनिट के बाद किस में जा रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट में। और प्रोसेसिंग यूनिट क्या कर रहा है, डेटा रिटर्न कर रहा है और यहाँ से आपका आउटपुट आ रहा है और रिजल्ट मिल रहा है। तो आपका ये ब्लॉक डायग्राम जरूर बना के आएंगे। अब बढ़ते हैं नीचे हम लोग। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है भाई, नाम से पता चल रहा है आउटपुट यूनिट आपको आउटपुट देगी। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड बाइनरी फॉर्म। अब आपको जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है वो भी बाइनरी फॉर्म में देता है, अपने फॉर्म में देता है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो इट कन्वर्ट दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब हम लोग के फॉर्म में, मतलब इंग्लिश में। ठीक है, देन इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। दैट इज, अब इसमें क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो पता ही है ना आपको, तो वही यहाँ पे लिखा है। अब बढ़ते हैं हम लोग स्टोरेज यूनिट की तरफ। तो स्टोरेज यूनिट के फंक्शन क्या होते हैं, परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, इट स्टोर्स डेटा एंड द प्रोग्राम। अब आपको पता है भाई स्टोरेज यूनिट नाम है तो स्टोरेज तो करेगी ही ना, तो वो करेगा यहाँ पे। इट होल्ड्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो जो आपका बीच का रिजल्ट आता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस होने का टाइम होता है उसके बीच में जो रिजल्ट आता है उसको होल्ड करके रखती है। इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो आपका फाइनल आउटपुट होता है ना वो भी स्टोर करके रखती है बिफोर दे आर पास ऑन टू द आउटपुट यूनिट। तो ये क्या काम होता है इनके, क्या क्या एप्लीकेशन हैं, या आप कह सकते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो रैम और रोम जो होते हैं वो आपके होते हैं स्टोरेज यूनिट्स, भाई जिसमें आपका जो डेटा स्टोर होता है वही बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। अब आता है सीपीयू, जो सबसे ब्रेन होता है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, नहीं तो डिब्बा है कंप्यूटर। तो सीपीयू क्या है, द मेजर सेक्शंस ऑफ अ सीपीयू आर एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट। अब एएलयू जो है ये आपके सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, यही लिखा है यहाँ पे। एएलयू परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ। ठीक है, ये आपका एएलयू का काम होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीपीयू एज इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर यूनिट। एक तरह से मैनेजर है भैया, देखो सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आपका सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। यही चीज लिखी आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछा गया है। आप ये अगर वेरीफाई करना है ना तो आप पीवाईक्यूज उठा के देखिए, आपको कोई क्वेश्चन ना मिले तो आप उससे बताइए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है। मेमोरी हायरार्की इज अरेंजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ एक्सेस, स्टोरेज कैपेसिटी, कॉस्ट पर बिट। मतलब कुछ हिसाब से हम लोग कुछ कैटेगरीज में हम लोग को उसको जब अरेंज करते हैं तो आपको बनता है मेमोरी हायरार्की। ठीक है, तो उसमें क्योंकि कंप्यूटर आपके कई तरह की मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है, कैश मेमोरी होती है। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। तो इनको कुछ कैटेगरीज में बांट के एक तरीके से अरेंजमेंट करते हैं पिरामिड टाइप का। अब देखते हैं क्या है। एट द वेरी टॉप द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टोरेज इज सीपीयू रजिस्टर्स। तो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं ना वो सबसे ऊपर होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग जो होती है अल्ट्रा फास्ट होती है। पर इनकी लिमिटेशन भी होती है भाई, कि इनकी जो साइज होता है वो बहुत कम होते हैं और ये महंगे बहुत होते हैं। ठीक है, तो द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टोरेज इज सीपीयू रजिस्टर विच आर द फास्टेस्ट टू रीड एंड राइट टू। नेक्स्ट इज कैच मेमोरी। तो नेक्स्ट क्या होती है हम लोग की, कैच मेमोरी होती है। फॉलोड बाय द कन्वेंशनल रैम मेमोरी उसके बाद होती है। देन फॉलोड बाय डिस्क स्टोरेज, और फिर
डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक डिस्क टाइप। तो आपको ये डायग्राम बना के आना है, ये आपकी मेमोरी हायरार्की डायग्राम है। तो पहले क्या है, मैग्नेटिक टेप, फिर ऑप्टिकल डिस्क। इस तरीके से इसका क्या है, देखिए आपको दिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर किसमें है, कॉस्ट पर बिट में महंगी हो रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर डाउनवर्ड जाएंगे तो आपको बढ़ रहा है, उसमें आपका जो कैपेसिटी है उसमें, क्योंकि सीपीयू रजिस्टर की जो कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, उसकी स्पेस बहुत कम होती है, तो इस तरीके से डाउनवर्ड हो रही है। और नीचे मैग्नेटिक टेप की जो होती है स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम विच सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। अब भैया देखो, उसके अंदर कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक आप बैठे, आप कुछ वहाँ पे परफॉर्म करना है तो डायरेक्टली नहीं होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट आता है जो कहता है भैया हम करेंगे सारा काम, आप हमको बताइए। तो ये आपके ओएस भाई साहब वही हैं, इंटरमीडिएट है बीच के। आपने कुछ भी टाइप करा वो ओएस लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा, हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट कराएगा। तो ये आपका ओएस का काम हो गया। तो क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट डज क्रिटिकल मेंटेनेंस एंड शेड्यूलिंग ऑफ टास्क। अब भैया जितने आपने कई सारे टास्क दे दिए तो उसको किस हिसाब से हैंडल करना है वो काम करता है ओएस अपना। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग आर, हम लोग देखते हैं उसको क्या होते हैं। तो पहला है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट काम करते हैं ओएस कि भाई कैसे आपको सही से मेमोरी अलॉट करनी है। देन प्रोसेस मैनेजमेंट, किस तरीके से प्रोसेस चलेगा पूरा। डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन की किस तरीके से आपको रिसोर्स एलोकेट करने अपने कंप्यूटर के। फाइल मैनेजमेंट, मैनेजिंग द फाइल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वेयर द फाइल्स आर स्टोर्ड, कहाँ पे फाइल स्टोर हो रही है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो देख रहे हैं पूरा जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम है ये क्या कर रहा है, ओएस भाई साहब कर रहे हैं। अब लोग बढ़ते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर लोडर लिंकर। ये आपको क्वेश्चन ये भी देखेंगे आप कई बार मिलेगा आपको शॉर्ट नोट्स वाला। तो कंपाइलर क्या होता है, अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म द सोर्स कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द, जो आपका कंप्यूटर का अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होता है, दैट इज मशीन कोड 0 और 1 में। तो आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। आप जो इंग्लिश में कोड लिखते हैं ना कटापट कटापट, कि आपका जो सिंटैक्स हो गया लिख दिया, वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं रीड कर सकता, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फाइल में और वो 0 एंड 1 समझता है। तो वही आपका कंपाइलर काम होता है जो आपका सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाइलर। तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो आप लिखते हैं, कंपाइलर क्या करता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका। देन इंटरप्रेटर क्या होता है, अब कंपाइलर इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस होता है कि कंपाइलर क्या होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन करता है। देन इंटरप्रेटर इज अ कॉमन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोग्राम एज अ ट्रांसलेशन, एन इंटरप्रेटर appears to directly execute the operation specified in the source program। वही सब थ्योरी लिखी है, ठीक है भाई साहब। आपका इसमें मेन काम ये है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंप्यूटर को जो हाई लेवल प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये होता है। इन कंट्रास्ट टू द कंपाइलर, एन इंटरप्रेटर रीड्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम द इनपुट, कन्वर्ट्स इट इनटू एन इंटरमीडिएट कोड। तो वही आपका एक स्टेटमेंट उठाता है उसको कन्वर्ट करता है, देन टेक्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन सीक्वेंस। तो ये हो गया। इफ एन एरर अकर्स, एन इंटरप्रेटर स्टॉप्स एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट्स इट। तो जैसे ही आपको एक लाइन में एरर मिलेगा वैसे ही आपको वहाँ रोक देगा। तो ये हो गया हम लोग का इंटरप्रेटर। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो इसका डायग्राम क्या है हम लोग का, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटर, मशीन लैंग्वेज, ये हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने असेंबलर की तरफ। तो असेंबलर क्या करता है, एन असेंबलर ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। अभी तक सोर्स कोड को हम लोग लिखते थे प्रोग्राम जावा और इसमें वो कन्वर्ट कर रहे थे। असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसका कोड अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो होता है असेंबलर। तो ये हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज असेंबलर, और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। अब आते हैं लिंकर में। लिंकर क्या करता है, लिंकर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लिंक्स एंड मर्जेस वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स। आपको बताता हूँ नाम से ही पता चल रहा है भाई। लिंकर क्या करता है, दो जो फाइल्स होती है ना, जो काम की फाइल्स होती हैं उनको प्रोग्राम में अटैच करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, इन ऑर्डर टू मेक एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑल दीज फाइल्स माइट हैव बीन कंपाइल्ड बाय सेपरेट असेंबलर। द मेजर टास्क ऑफ अ लिंकर इज टू सर्च एंड लोकेट रेफरेंस मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम एंड टू डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन वेयर दीज केबल्स विल बी लोडेड, मेकिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू हैव एब्सोल्यूट रेफरेंस। मतलब भाई आपकी जो फाइल्स हैं उनको आपको अटैच करने का काम आता है, ठीक है। उसी को आपको बहुत ही फैंसी भाषा में लिखा हुआ है, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। लोडर क्या होता है, लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू मेमोरी। अब लोडर नाम से पता है लोड करता है किसमें, मेमोरी में। तो जो आपकी ये लिंकर आप फाइल देता है ना, पूरा लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको लोड करता है मेमोरी में हम लोग का लोडर। ये हम लोग का देखिए कितना ईजी हो गया, सब कुछ नाम से ही पता चल रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने व्हाट डू यू मीन बाय एल्गो, एल्गोरिदम। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होती है भैया, स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करने को बोलते हैं एल्गोरिदम। बच्चे बच्चे को पता है। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अच्छी एल्गोरिदम कैसे हुई, लिखने तो कुछ भी लिख दो, पता चला चाय बना रहे हो पहले ही तुमने चाय पत्ती डाल दी,
तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? फाइनाइटनेस। अब ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ स्टेप बढ़ते ही चले जा रहे हैं, पता चला एल्गो है खत्म ही नहीं हो रही। तो ये फाइनाइटनेस होनी, फाइनाइट नंबर ऑफ होने चाहिए स्टेप। डेफिनेटनेस, ठीक है, नो एम्बिग्यूटी। ईच स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड, ठीक है, सही से डिफाइन होनी चाहिए प्रिसाइजली, ये नहीं कि बहुत लंबे लंबे लिख दिए। इनपुट्स, एन एल्गोरिथम हैज जीरो और मोर बट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट। अब ये भी नहीं कि नंबर ऑफ इनपुट्स ही आपने इतने सारे लगा दिए हैं कि आपको वही नहीं हो पा रहे हैं, है ना, वो भी आपको इन्फिनाइट नहीं करने हैं। और देखते हैं कुछ और। अब आते हैं आउटपुट पे। तो एल्गोरिथम मस्ट हैव सम आउटपुट। भैया ऐसा ना हो कि एल्गोरिथम कुछ आपको आउटपुट ही नहीं दे रही है, तो काहे का आपका प्रोग्राम जब कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा। तीसरी क्या होती है, उसके बाद क्या होती है? इफेक्टिवनेस। तो एल्गोरिथम जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं वही हो, चाय बना रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कुछ खीर बना दें आप उसको। तो ये चीज़ ध्यान रखें। दिस मीन्स दैट ईच ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म मस्ट बी सफिशिएंटली बेसिक दैट दैट इट कैन बी, ठीक है, यही हो गया आपका। देन क्वेश्चन बढ़ता है, व्हाट यू मीन बाय फ्लो चार्ट? डिस्कस द डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? A flowchart is a type of diagram that represent a workflow, or flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm। अब आपने algo लिखी, ठीक, वो आपने पूरी लैंग्वेज में लिखी, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, क्योंकि भाई देखो ह्यूमन थोड़ा-सा आलसी होता है, उसको लैंग्वेज पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि डायग्राम देखने में। तो आप फ्लोचार्ट बनाते हैं कि पहले आपका देखिए इनपुट आया, फिर इस तरीके से जो बॉक्सेस होते हैं, इसको आप यूज़ करके फ्लोचार्ट बनाते हैं, तो वही आपका फ्लोचार्ट होता है। देख ले आप, ये सिंबल्स होते हैं, आपको यूज़ करना होता है कि टर्मिनल और टर्मिनेटर के लिए ऐसे आपको यूज़ करना होता है, जो आपका ओवल शेप होता है। प्रोसेस करने के लिए आपको स्क्वायर जो रेक्टेंगल होता है। डिसीजन के लिए आपकी डायमंड शेप होती है। और पैरेललोग्राम होता है इनपुट आउटपुट के लिए। फ्लो एरो क्या होता है, आपको बताता है कि एरो किस हिसाब से चल रहा है, पहले इनपुट है फिर उसका नीचे वाला है, इस तरीके से। ऑन पेज कनेक्टर, अब आपको पेज कनेक्ट करने हैं तो उस हिसाब से, और ऑफ पेज कनेक्टर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे इस पे डिटेल में। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बनाते हैं आप फ्लो चार्ट। गॉट इट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। तो ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो गया आपका टर्मिनेटर टाइप का, मान लीजिए। देन इनपुट एन। अब यहाँ पे क्या है, इनपुट लेने के पैरेललोग्राम बनाया हम लोग ने, इनपुट एन लिख दिया। अब हम लोग रेक्टेंगल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये वेरिएबल में लोग वैल्यू दे रहे हैं, फैक्टोरियल इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1। अब क्या हो, यहाँ पे डिसीजन मेकर देखो, यहाँ पे आपका लूप की कंडीशन लगा दी, तो आपको इसमें क्या बनाने पड़ेगा, डिसीजन मेकर वाला बॉक्स डायगोनल यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि काइट शेप। इफ आई लेस देन इक्वल टू एन वाला। देन यहाँ पे क्या करा आपने, फिर से यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन करा, ये आपका प्रोसेस हो रहा है। देन आपका क्या, वो पैरेललोग्राम यहाँ पे आउटपुट हो रहा है आपका, और ये आपका कनेक्टिंग एरोज हैं। तो आपका देख सकते हैं इस तरीके से आपने पूरा यूज़ करके फैक्टोरियल का आपने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। अब ये ज़्यादा ईज़ी है कि आपकी जो थ्योरी होती है वो तो आप ही देख लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होता है, मैंने थोड़ा तो पहले बता दिया है आपको, और थोड़ा और अभी बता देता हूँ। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू एक्जीक्यूटेबल कोड बिफोर रनिंग, ठीक है। आपको क्या करता है, पूरा कोड एक साथ कन्वर्ट कर देता है आपको मशीन कोड में। देन दैट एक्जीक्यूटेबल कोड इज एग्जीक्यूटेड। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ओनली वन लाइन ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। द इमीडिएटली दैट लाइन इज एग्जीक्यूटेड, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वन लाइन अनदर लाइन विल बी कन्वर्टेड एंड देन एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या है, कंपाइलर पूरा एक साथ कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। इट जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट कोड एज एन आउटपुट। अब कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड बनाता है आउटपुट के तरीका, आउटपुट के लिए। और यहाँ पे क्या, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन होता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट होता है। कंपाइलर में क्या होता है, सिंस वी गेट एन एग्जीक्यूटेबल कोड नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, देयर इज नो नीड टू यूज इट अगेन। अब आपका अगर ऑब्जेक्ट कोड बन गया तो आपको सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अब उसका काम होगा ना कि सोर्स कोड का। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है, बार बार आपको सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी, ये लिखा है आपका। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एनालाइजिंग एंड फाइंडिंग आउट द एरर्स। अब कंपाइलर में क्या पूरा एक साथ लेगा, तो उसमें क्या टाइम लगेगा एरर फाइंड करने में। इंटरप्रेटर में क्या लाइन बाय लाइन ले रहा है, तो एरर डिटेक्शन ईजी होगा। प्रोग्रामर एग्जीक्यूशन इज फास्ट। अब इसमें क्या है, आपका लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा है, तो प्रोग्राम फास्ट हो जाएगा रन, ठीक है। और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन चल रहा है, एक लाइन चेक कर रहा है फिर दे रहा है, इस तरीके से इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। कंपाइलर्स आर लेस मेमोरी एफिशिएंट देन इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर मेमोरी जो है वो कम खाता है ना, मेमोरी इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, मतलब मेमोरी ज़्यादा खाता है कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर बड़े होते हैं। इंटरप्रेटर का बेसिक सा काम है, एक-एक लाइन फाइंड करनी है, तो उसमें क्या है, ये आपका मोर मेमोरी एफिशिएंट होगा। तो ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक्सप्लेन रेंज, मेमोरी साइज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जो रेंज वाला क्वेश्चन है ना, ये तो आप देखेंगे आपके इंटरनल से भी बहुत बार पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। ईच डेटा इन सी इज एसोसिएटेड विद सम डेटा टाइप। अब हर डेटा अगर कोई भी है ना, तो एक तरीके के डेटा टाइप में एसोसिएटेड होता है। इंटीजर है तो इन टाइप के डेटा टाइप में, फ्लोट है तो फ्लोट, तो इस तरीके से होता है। द डेटा टाइप टेल द कंपाइलर टाइप्स ऑफ डेटा टू बी हेल्ड इन अ वेरिएबल। अब आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं, ये आपका डेटा टाइप बताता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ बाइट्स इट विल ऑक्यूपाई, ये भी बताता है कि कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। एंड रेंज ऑफ वैल्यूज हेल्ड बाय अ वेरिएबल। अब ऐसा नहीं कोई भी वैल्यू कितने भी रेंज की डाल सकते हैं, उसकी भी लिमिट होती है, तो वो देखेंगे।
अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स इन सी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है भैया आपने, ठीक है। तो देखिए प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। आपको ऐसे ही वहाँ पे फ्लो चार्ट बना के आना है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंड, फ्लोट, कैर, डबल, वॉइड, ठीक है। और डिराइव्ड क्या है, एरे, पॉइंटर। यूजर डिफाइंड क्या होता है, स्ट्रक्चर यूनियन। तो आप ये लिख सकते हैं वहाँ पे। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप वही दे आर इन बिल्ट इन, जो आपके पहले से ही बिल्ट इन बनाए आते हैं उनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। आपके जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, सबसे बेसिक वाले। डिराइव्ड क्या होते हैं, जो हम लोग प्रिमिटिव की हेल्प से बनाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप। एग्जांपल एरे, पॉइंटर। अब एरे आपकी इंटीजर की भी हो सकती है, तो आपने किससे बनाया, इंटीजर से। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, ये हम लोग खुद से बनाते हैं। मान लीजिए हम लोग को एक कैरेक्टर भी स्टोर करना है, आपको स्ट्रिंग भी स्टोर करनी है, ठीक है। आपको एक उसी तरीके एक में इंटीजर स्टोर करना है, एक ही वेरिएबल में, तो आप बनाएंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया यूजर डिफाइंड का एग्जांपल। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। तो इनकी जो डिटेल है ना पूरी इसी टेबल में समराइज़्ड है। तो आपको अगर ये टेबल याद रहेगी तो आप उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कितने टाइप के डेटा टाइप हो गए, शॉर्ट इंट हो गया, अनसाइड शॉर्ट इंट हो गया, अनसाइड इंट हो गया। तो इंट के ही देखिए कई सारी वैरायटी है अकॉर्डिंग टू मॉडिफायर। अब शॉर्ट इंट है तो उसका साइज़ कितना हो गया, 2 बाइट्स हो गया। रेंज कैसे निकालेंगे, तो -32 ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपको लग रहा हो इतने बड़े नंबर कैसे याद करेंगे, तो भाई देखो सबने फर्स्ट ईयर में याद करा है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो आपको क्या है, पूरी टेबल याद करनी है विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंटेज एसडी, परसेंटेज एचयू सब कुछ याद करना है आपको। तो ये टेबल आप याद कर लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और इस क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ टेबल को याद कर लें, ठीक है? और आपको अगर कोई इसकी ट्रिक चाहिए हो तो मुझे बताइए कमेंट में, तो आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब व्हाट इज मेंट बाय टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लेन अबाउट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब इम्प्लिसिट क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई बड़े डेटा टाइप में, मान लीजिए डबल में आपको इंट स्टोर करना है, तो वो इम्प्लिसिट टाइप कास्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए किसी बड़े कंटेनर में छोटा डिब्बा रखना है तो रख लेंगे, छोटा सामान रखना है रख लेंगे, पर किसी छोटे कंटेनर में क्या आप बड़ा सामान रख सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं वही। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कब होता है, जब किसी बड़े डिब्बे में आप छोटा सामान रख रहे होते हैं, मतलब बड़े डेटा टाइप में छोटा डेटा टाइप रख रहे हैं। और अगर आपका छोटे डेटा टाइप में बड़ा डेटा टाइप रखना चाह रहे हैं, तो आपको बोलेंगे इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट में क्या करना होता है, सिंपल सा बस आपको एक छोटा सा ब्रैकेट लगाना होता है, उसमें लिख देना होता है जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। देखते हैं हम लोग। तो 2 टाइप्स के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट हैपेंस ऑटोमैटिकली, ठीक है, ये हो गया। इम्प्लिसिट कन्वर्जन विदाउट डेटा लॉस, इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता। व्हेन स्मॉलर टाइप गोज़ इनटू बिगर वन, वही मैंने अभी आपको बताया। तो इंट i इक्वल टू 5 और फ्लोट में गया तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपका एक्सप्लिसिट देखते हैं। दिस इज़ फोर्सफुली डन बाय प्रोग्रामर। हम लोग फोर्सफुली करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे आपको जो डेटा टाइप कन्वर्ट करना हो तो वो लिख देते हैं। तो ये अब आपका एग्जांपल एक्सप्लिसिट कन्वर्जन विदाउट डेटा लॉस, इसमें डेटा लॉस नहीं होता। व्हेन स्मॉलर टाइप गोज़ इनटू बिगर वन, एग्जांपल चार c इक्वल टू a, फ्लोट f इक्वल टू फ्लोट। अब हम लोग यहाँ पे कैसे कर देते हैं, 2 केस होते हैं। एक तो क्या है, डेटा लॉस नहीं होगा जब आप वही काम करेंगे, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें लिख देंगे डेटा टाइप, ठीक है, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब क्या आपको जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। तो वो हो गया एक्सप्लिसिट डेटा टाइप, ठीक, कास्ट। अब देखते हैं आगे। ये आपको पूरा मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं इसको। इसमें आपका अरेंज है जो सबसे मतलब जो नीचे है वो आपको ऊपर वाला आराम से नीचे चला जाएगा, क्योंकि लॉन्ग डबल की सबसे ज़्यादा रेंज होती है, बड़ा वेरिएबल होता है, बड़ा डेटा टाइप होता है, उसमें ईज़िली चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी हायरार्की है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, बना सकते हैं आप उसमें। अब आते हैं व्हाट आर ऑपरेटर, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। अब आपको पता है ऑपरेटर क्या होते हैं। भैया जो 2 ऑपरेंड के बीच में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। देन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेंड आर डेटा एलिमेंट्स ऑन व्हिच ऑपरेटर एक्ट्स। तो जिस मतलब वैल्यू पे ऑपरेटर एक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। प्रेसिडेंसी क्या होता है, अब आपके मान लीजिए एक एक्सप्रेशन में 3-4 आपके ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा। जैसे आपने बॉड मास पढ़ा था बचपन में, तो पहले कौन सा सॉल्व होता है, ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो आपका डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरीके से भी प्रेसिडेंसी होती है कि किसको पहले सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिविटी क्या होती है, अब कुछ ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंसी होती है वो सेम हो जाती है, तो आपको देखनी पड़ती है एसोसिएटिविटी, तो लेफ्ट टू राइट अगर आपका पहले जो आ रहा है उसको पहले आप यूज करेंगे, तो ये हो गया। एसोसिएटिविटी क्या होती है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंसी अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। द एसोसिएटिविटी ऑफ अ ऑपरेटर डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन व्हिच एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, ठीक है। एसोसिएटिविटी कैन बी आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट हो सकती है या राइट टू लेफ्ट हो सकती है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन तो ऐसी होगी ना, ऐसे थोड़ी ना 3 डायरेक्शन में चल रही, तो ऐसा नहीं होता। जो या तो लेफ्ट टू राइट होगी या तो राइट टू लेफ्ट हो गई। ये आपके एग्जांपल हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो बता दीजिए, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा।
तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी विद प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप खुद से देख सकते हैं इसको। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। अब इनके क्या, अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, बिटवाइज हो गया, कंडीशनल हो गया, मिसलेनियस हो गया। अब अरिथमेटिक क्या होते हैं? वही प्लस माइनस डिवाइड आपके सब होते हैं अरिथमेटिक। रिलेशनल क्या होता है? लेस दैन, रिलेशन बता रहे हैं भैया आपस में, तो वो लेस दैन, इक्वल टू, ठीक है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये आपके रिलेशन हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा, एंड होते हैं, और होते हैं, ठीक है, नॉट होते हैं। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। बिट वाइज क्या होते हैं? सिंगल एंड, अगर आपका बिट पे काम हो रहा है ना, 0 1 पे काम हो रहा है, तो आपका बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। उसमें क्या होता है? सिंगल एंड होता है, मतलब एक बार एंड लगाएंगे, एक बार और लगाएंगे। कंडीशनल ऑपरेटर ये हो गया आपके, ठीक है। देन कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं आपके? वही जिसमें कंडीशन यूज़ होती है, मतलब कि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, इसमें 3 ऑपरेटर यूज़ रिक्वायर्ड होते हैं। मिसलेनियस में कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे कि आपका पॉइंटर वाला होता है, स्टार, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इनको, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर के हो गए, और रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर के क्या एग्जांपल्स हैं? देखिए, डबल एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। डबल एंड क्या रिप्लाई करता है? अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू देता है, और दोनों फॉल्स होते हैं या तो फॉल्स देता है, एक फॉल्स होता है तो भी फॉल्स देता है। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिट पे काम करता है, मतलब 0 एंड 1 पे काम करते हैं। तो इसमें कैसे लिखते हैं आप? सिंगल एंड लिखते हैं, सिंगल और लिखते हैं, ज़ोर लिखते हैं, ठीक है, ज़ोर ये ऑपरेटर हो गया। देन इसी तरीके नेगेशन का ऑपरेटर लगाते हैं, और लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ये लगाते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? अब कंडीशनल ऑपरेटर बताएं, टेर्नरी ऑपरेटर को बोलते हैं। इसमें 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। इट टेक्स 3 ऑपरेंड्स, अ कंडीशन फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, मतलब कि जो कंडीशन ट्रू है, तो आपके क्वेश्चन मार्क के जस्ट बगल वाला ट्रू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी हुआ, तो आपका ए आंसर आ जाएगा, और अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ, तो आपका बी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है, देख सकते हैं। मिसलेनियस में क्या होता है? कॉमा, साइज़ ऑफ, एड्रेस, ये सब देख सकते हैं। अब बात आती है प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी की। तो प्रेसिडेंसी क्या होती है? किस ऑर्डर में आप सॉल्व करेंगे? तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि पहले ब्रैकेट्स होते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको खुद भी याद होगा, पहले ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। देन दूसरे नंबर क्या होता है आपका? पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स वाले होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। यूनरी प्लस, यूनरी माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। देन आगे देख लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये आपकी सबकी एक प्रेसिडेंसी होती है। स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर में यूज होता है, एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। देन थर्ड नंबर क्या होते हैं आपके? स्टार, मतलब कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इस सब की आपकी एक प्रेसिडेंसी होती है। अब प्रेसिडेंसी एक हुई, तो मान लो अगर तीनों एक्सप्रेशन में तीनों ही दे दिए, तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी देखेंगे, जो पहले आपका आएगा लेफ्ट से, उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी देख ली हम लोग ने, जो पहले आया। देन प्लस माइनस देखेंगे, प्लस माइनस के बाद प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी प्लस माइनस की होती है एसोसिएटिविटी। देन आते हैं हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, तो आपका लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं सारे जो आपकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लिखी है, आपको इनको एज इट इज लिखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, तो आप इससे क्या है, एक बार याद कर सकते हैं। तो आपको पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने वाले टॉपिक समझाऊंगा, और ऐसे याद करने वाले टॉपिक्स आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें देख लीजिएगा। अब देखते हैं डिफाइन कंडीशनल ऑपरेटर। पहले ही बता चुका हूँ भाई, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर, 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं, वही क्वेश्चन इसमें लिखा है। और एक चीज ध्यान रख लीजिए कि इसको बोलते हैं इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट। तो इफ एल्स का काम ये कर देता है आपका, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे, तो आप ये देख सकते हैं। रिपीट नहीं करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्या है, एग्जाम टाइम में समय बचाना है हमको। अब आपका ये क्वेश्चन बहुत काम का आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा में पूछ लेते हैं भाई, तो देख लेते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? जिसमें आपको घुसते ही आपकी कंडीशन चेक होगी कि आप भैया इसके मेंबर हैं कि नहीं, और नहीं है तो आपको भगा दिया जाएगा। तो एंट्री कंट्रोल लूप तो वो हो गए। एग्जिट कंट्रोल क्या लूप होते हैं? जो आपका एक बार तो पहले चलेगा, 10 के बाद एग्जिट पे उसकी कंडीशन चेक होगी। तो ये हो गया आपका एंटी कंट्रोल लूप। द कंडीशन टू एंटर द लूप इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। तो जब पहले लूप बॉडी चलने से पहले क्या होगी? कंडीशन इवैल्यूएट होगी। दिस मीन्स दैट द लूप इज ओनली एंटर्ड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू। लूप तभी चलेगा जब आपका कंडीशन ट्रू होगी। तो हो गया। एग्जिट कंट्रोल क्या होता है? इवैल्यूएट इट्स कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। तो एक बार आपकी लूप बॉडी चलेगी, देन उसका कंडीशन चेक होगी। ये आपका हो गया एग्जिट कंट्रोल लूप। अब देखते हैं इसके डिफरेंस कुछ। तो कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर बॉडी, और यहाँ पे क्या है? आफ्टर बॉडी, ठीक है। लूप बॉडी में नॉट एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं चलेगा काम, और यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो भी गई तो पहली एक बार तो चली जाएगी बॉडी। तो आपको क्या इसका एग्जांपल हो गया? व्हाइल लूप होता है एंटी कंट्रोल लूप, और डू व्हाइल होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप लिख लीजिएगा। तो व्हाइल कैसे लिखा? आपने कंडीशन लगाई, कंडीशन ट्रू है तो ही ये चलेगा। डू व्हाइल में क्या होगा? पहले डू लिखिएगा, डू चलेगा, तो उसका जो व्हाइल कंडीशन होगी वो चेक होगी। Used when the loop may not need to execute at all if the condition is initially false। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो चले ही ना लूप, और अगर यहाँ पे क्या है, पहले एक बार चल जाए फिर चेक करें कंडीशन ट्रू है कि नहीं, तो आपको कुछ आउटपुट तो देगा।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आ जाता है बहुत बड़ा क्वेश्चन जो होता है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक क्या होता है? अ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक ही लगा देता है, पूरा एग्जीक्यूशन जो होता है लूप का आपका बंद कर देता है। लूप चल रहा है, आपने कहा इफ ए इक्वल टू 5, तो जैसे ही 5 होगा वैसे ही वहाँ पे ब्रेक कर देगा लूप को। कंटिन्यू क्या होता है? आपका जो करंट मान लीजिए आई की वैल्यू 5 है, लिखा इफ आई इक्वल टू 5 कंटिन्यू, तो आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगी कंटिन्यू करते हैं, मतलब वहाँ के उसके नीचे जितने स्टेप्स वो रन नहीं करेंगे, आई की वैल्यू पहले 6 होगी, देन 6 के लिए काम करेगा। मतलब कंटिन्यू क्या करता है? स्किप कर देता है करंट आइटरेशन को। और ब्रेक क्या करता है? पूरा लूप ही खत्म कर देता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट आपका इनर लूप खत्म करता है, जिस लूप में लगा है। ऐसा नहीं कि सारे लूप के बाहर आ जाएगा, तो नेस्टेड लूप में अंदर वाला लूप खत्म करता है। और कंटिन्यू क्या करता है? करंट लूप की आपकी जो करंट आइटरेशंस को स्किप कर देता है, यही लिखा है इसमें। अ ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप, और द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ लूप। नेक्स्ट आइटरेशन मतलब नेक्स्ट वैल्यू के लिए यूज करते हैं। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन अ लूप, द रेपिटेशन ऑफ द लूप इज टर्मिनेटेड। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो रेपिटेशन टर्मिनेट हो जाती है। व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, द एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफर टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। तो क्या एग्जीक्यूशन किसमें ट्रांसफर होगा? बिगिनिंग ऑफ द लूप, मतलब जहाँ पे अपने वहाँ पे कंडीशन लिखी होगी वहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे अपडेशन हो जाएगा वहाँ उसका, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं? ब्रेक लिख के। इसको कैसे यूज करते हैं? कंटिन्यू लिख के। यहाँ पे एग्जांपल हो गया, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको देखिए सारा टाइम, मतलब मैं सब कुछ नहीं बता सकता ना, अगर सब कुछ बताऊंगा तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे और फिर आपका पेपर टाइम में टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग का व्हाट आर फंक्शन, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीपल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। फंक्शन के क्या एडवांटेज होते हैं और फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब आपने क्या बनाया? एक डिब्बा बनाया, उसमें कुछ फंक्शन दे दिया उसको, मतलब कि क्या कर दिया, उसको कुछ काम दे दिया, तो आपका फंक्शन बन गया। तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अगर कुछ स्पेसिफिक टास्क है उस फंक्शन करने को, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। मतलब एक डिब्बा बनाया आपने, एक ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिख दी कि प्लस कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आपका स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, उसको बोलेंगे फंक्शन। इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स मॉड्युलैरिटी एंड कोड यूजेबिलिटी। मॉड्युलैरिटी क्या मतलब? मान लीजिए आपको यूज़ करना है एक चीज़ 2 बार, है ना? 10 बार, तो आप क्या करेंगे? फंक्शन बना लेंगे, उसको बार-बार यूज़ करते रहेंगे, तो आपको मॉड्युलैरिटी होती है इसमें। कोड यूजेबिलिटी भी इसी कहते हैं कि आप कोड को बार-बार यूज़ कर सकते हैं आराम से। सिंटैक्स एंड फंक्शन ऑफ सी, लाइक इसमें फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं हम लोग सी में? द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 एस्पेक्ट। पहला फंक्शन डिक्लेरेशन, आपको बताना पड़ेगा फंक्शन क्या डिक्लेरेशन उसका, कि किस टाइप का डेटा टाइप है उसका, ठीक है, रिटर्न टाइप, क्या क्या नाम है उसका, उसमें क्या-क्या पैरामीटर्स अंदर जाएँगे, क्या-क्या वैल्यूज़ जाएँगी। तो वही फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया जिसमें आपका डिक्लेयर करेंगे फंक्शन। डेफिनिशन क्या होगी? जिसमें आपको मेन उसमें काम लिखेंगे कि कर क्या रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है। फंक्शन कॉल क्या? मेन फंक्शन में आप उसको यूज़ भी तो करेंगे उसको रियल वैल्यू के लिए, तो आपको फंक्शन कॉल हो गया। यही लिखा है फंक्शन डिक्लेरेशन। इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन वी मस्ट प्रोवाइड द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर। A function declaration tells the compiler that there is a function with the given name defined somewhere else in the program। मतलब हम लोग डिफाइन करते थे ऐसा नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दें। इसी तरह सिंटेक्स क्या होता है? रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन और पैरामीटर दोनों दे दिए हम लोग ने। तो आपको एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे। फंक्शन डेफिनिशन, द फंक्शन डेफिनिशन कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट। जो काम होता है वो यहाँ पे कंटेन होता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनिशन। यहाँ पे आप उसको एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे आपका सेमीकोलन नहीं होता है, यहाँ पे आपका ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर पूरा काम लिखते हैं। फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल इज अ स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। अब फंक्शन कॉल यूज करते हैं मेन फंक्शन, जब आपका फंक्शन बन गया तो उसका नाम लिखते हैं, उसमें एक्चुअल वैल्यू देते हैं और उसमें आपको प्रोसेस कराते हैं, क्या आपका फंक्शन कॉलिंग हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसमें। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। वर्किंग ऑफ फंक्शन इन सी। हम लोग देखते हैं उसके क्या एडवांटेज हैं। तो रीयूजेबिलिटी में काम करते हैं, मॉड्युलैरिटी में काम करते हैं, रीडेबिलिटी ईजी करते हैं कि आपने सब कुछ एक में मिला नहीं दिया है। रिड्यूस रिडंडेंसी, अब आपका रिपीटेड कोड बार-बार नहीं है, क्योंकि एक कोड लिख दिया आपने, बार-बार इसको यूज़ करेंगे। टॉप डाउन मॉड्युलैरिटी प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ करते हैं। देन इसका क्या सोर्स प्रोग्राम लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। फॉल्टी फंक्शन लोकेशन, अब आपको कोई एरर आया तो आप उसी स्पेसिफिक फंक्शन में जाएँगे। यूज़ बाय अदर प्रोग्राम्स, ठीक है, तो अदर प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हो फंक्शन को, ये हो गया। व्हाट इज़ अ पॉइंटर इन सी? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉइंटर अरिथमेटिक, तो आप देखेंगे इसको। पॉइंटर क्या होता है? जो आपका एड्रेस भी स्टोर करता है। मतलब कि इसमें क्या है, आपको कोई वेरिएबल मान लीजिए ए है, तो उसका जो मेमोरी में लोकेशन है ना, तो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करते हैं, क्योंकि आपका वो जो होता है नंबर फॉर्म में नहीं होता, वो आपको हो सकता है AX 1 2 3 ऐसे करके हेक्साडेसिमल में होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉइंटर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू नहीं, उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं, ये कहाँ पे मेमोरी है उसकी। पॉइंटर अरिथमेटिक इज़ द सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन पॉइंटर। अब पॉइंटर अरिथमेटिक क्या हो गया? जो आपके ऑपरेशन जो है वो पॉइंटर्स में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वही हो गया। अब देखते हैं इंक्रीमेंटिंग का पॉइंटर। अब इसमें क्या-क्या ऑपरेशन होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर? तो इंक्रीमेंटिंग मतलब क्या है? बढ़ा रहे हैं पॉइंटर को एक साथ। तो अब जो बढ़ता है ना, p+1 करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने p+1 करा तो आपका p+1 हो गया।
वो तो आपका मेमोरी जो ब्लॉक होता है वो आपका ऐसे सीक्वेंसली नहीं स्टोर होता है। मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप का बनाया मेमोरी ब्लॉक, तो आपका क्या है 4 बाइट ले रहा है, तो आपका पहला मेमोरी का अगर 0 है तो दूसरा 4 होगा, फिर तीसरा जो होगा 8 होगा, तो 4 चर का गैप आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है जो इंक्रीमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू पॉइंटर अरिथमेटिक होता है, नॉर्मल नहीं होता। तो वही लिखा है द प्लस प्लस ऑपरेटर एड्स एन ऑफसेट टू द करंट मेमोरी एड्रेस। फॉर एग्जांपल इफ p इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर एंड एरे p+1 पॉइंट टू द नेक्स्ट इंटीजर इन अ एरे। तो एरे में क्या होता है आपका सीक्वेंसली स्टोर होता है, इस वजह से p+1 यूज कर रहे हैं। अगर आपको किसी और चीज में जाना तो आपको उसको डेटा टाइप को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सबट्रैक्टिंग क्या होता है, मूव द पॉइंटर बैकवर्ड, तो इसमें क्या है मूव करते हैं बैकवर्ड को। सबट्रैक्टिंग आपको पता ही है। कंपेयरिंग भी यूज करते हैं हम लोग, अ वैलिड ऑपरेशन सी, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं दो पॉइंटर्स को, पॉइंटर इक्वल है कि नहीं, मेमोरी एड्रेस इक्वल है कि नहीं, मतलब कि आपके सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। अब पॉइंटर अरिथमेटिक्स डिपेंडेंट ऑन द डेटा टाइप एंड पॉइंटर टाइप, डिपेंड करता है आपका किस टाइप का डेटा टाइप है, उसी हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। आप पे ऐसा नहीं हर किसी का सेम वैल्यू आएगी, सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट परफॉर्म ऑन अ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डेटा टाइप। यही चीज मैंने बताई कि आपको जो साइज होगा ना डेटा टाइप का, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना डिक्रीमेंट करना है। दिस बिहेवियर इज नोन एज पॉइंटर स्केलिंग। तो याद रखेंगे आप। अब आते हैं हम लोग डिस्कस डीएमए। ये क्वेश्चन आपका डीएमए करके आ गया था और बच्चे लिख नहीं पाए थे इस साल। तो डीएमए का मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या बताना है, कुछ फंक्शन थे एक्सप्लेन, कैलॉक, मेलॉक, रीअलॉक, फ्री। ये आपको कुछ फंक्शन बताने हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या है, एरे के तरीके नहीं कि आपने एक बार बना दिया उसको कुछ पढ़ा भी नहीं सकते। डीएमए में क्या होता है, आपको मेमोरी आपकी डायनेमिकली स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने 10 वैल्यू दी तो 10 स्टोर हो गई, 20 दी तो 20 स्टोर हो गई। आपको बस नाम देना है, उसमें जितनी वैल्यूज आप चाहते हैं उतनी स्टोर कर सकते हैं डायनेमिकली। मतलब कि रन टाइम में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू दे दें। तो इसमें क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसीजर इन विच द साइज ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इज चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। अब साइज जो है उसको चेंज कर सकते हैं रन टाइम में, जितनी आप वैल्यूज देंगे उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सी प्रोवाइड सम फंक्शन टू अचीव दीज टास्क। कुछ फंक्शन देते हैं वही कैलॉक, मेलॉक, रीअलॉक, फ्री। ठीक है, तो दे आर 4 फंक्शंस। किसमें होते हैं, stdlib.h हेडर फाइल में। हेडर फाइल ये ध्यान रखेंगे, इस नाम लिख सकते हैं आप इसका तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आके इंडिविजुअल फंक्शंस को देख लेते हैं क्या होते हैं। तो मेलॉक मेथड क्या करता है, तो मेलॉक और मेमोरी एलोकेशन मेथड इन सी इज यूज्ड टू डायनामिकली एलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक। अब मेलॉक फंक्शन लिखेंगे तो आपको एक लार्ज सा ब्लॉक मिल जाएगा मेमोरी में। ठीक है, उसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपने एक लार्ज ब्लॉक रिजर्व कर लिया अपने वैल्यूज के लिए। तो ये हो गया हम लोग का मेलॉक फंक्शन। इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड। अब ये क्या करता है, वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है। आपको क्या, अभी आप उसको पता ही नहीं कि किस टाइप की वैल्यू डालेंगे। तो अगर आपकी मान लीजिए इन टाइप की है तो इन टाइप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको क्या करता है, वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है। तो ये आपका हो गया, विच कैन बी कास्ट इनटू अ पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। अब मान लीजिए उसने आपका इंट वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप वॉइड पॉइंटर किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंट पॉइंटर में। तो ये हो गया। इट डजंट इनिशियलाइज मेमोरी एट एग्जीक्यूशन टाइम। तो क्या इनिशियलाइज नहीं करता मेमोरी को। क्या आपका मेलॉक मेथड हो गया। कैसे लिखते हैं आप, तो पीटीआर एक पॉइंटर हो गया, उसको कास्ट टाइप मतलब किस टाइप में कन्वर्ट करना है, इन टाइप में तो इंट लिख देंगे, मेलॉक लिखेंगे और उसका साइज लिख देंगे, कितने साइज की आपकी मेमोरी चाहिए आपको, 10 बाइट्स, 3 बाइट्स, किस तरीके से, उस तरीके से हो गया। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल हो गया, देख सकते हैं। अब हम लौटते हैं अपने कैलॉक मेथड में। कैलॉक क्या होता है, कैलॉक और कंटीग्यूअस एलोकेशन, मतलब आपको एक साथ मेमोरी एलोकेट होती है कंटीग्यूअस। ठीक है, इज यूज टू डायनेमिकली एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स। इसमें क्या आपको बताने पड़ते हैं कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टोर करने हैं और मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। इट इज वेरी मच सिमिलर टू मेलॉक बट हैज 2 डिफरेंट पॉइंट। ये काफी सिमिलर होती है क्योंकि ये भी मेमोरी एलोकेट करती है, पर इसमें 2 एस्पेक्ट है जिसमें डिफरेंट होती है। क्या होते हैं, इट इनिशियलाइज ईच ब्लॉक विद द डिफॉल्ट वैल्यू 0। वहाँ पे क्या होता है, कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं होता। यहाँ क्या होता है, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं हर मेमोरी ब्लॉक को। यहाँ क्या होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं, वहाँ पे एक ही होता है, बस आपको वहाँ साइज़ बताना पड़ता है। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि आपको क्या है बताना पड़ता है दोनों चीज़ें कि किस टाइप का और कितनी वैल्यू है। देन सिंटैक्स ऑफ कैलॉक इन सी कैसे लिखते थे, पीडीआर, यहाँ पे कास्ट टाइप, यहाँ पे पॉइंटर बताना पड़ता है किस टाइप में कन्वर्ट करेंगे इंट में, क्योंकि ये तो वॉइड रिटर्न करता है। कैलॉक लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे एन और एलिमेंट साइज़। ठीक है, आपका जो मतलब एक उसका डेटा टाइप का साइज़, उसके बाद आपका एलिमेंट साइज़ कितना है। तो ये हो गया। हियर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट साइज इज द साइज ऑफ द एलिमेंट। तो ये हो गया हम लोग का। n क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने हैं, और एलिमेंट साइज क्या हो गया, जितना आपका उसका साइज है, जैसे 4 बाइट, 2 बाइट, जो भी डेटा टाइप का स्टैंडर्ड साइज है वो हो गया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बढ़ते हैं फ्री मेथड की तरफ। फ्री मेथड क्या होता है, फ्री मेथड इन सी इज यूज्ड टू डायनामिकली डी एलोकेट द मेमोरी। अब आपने मेमोरी भर तो ली, अब ये ऑटोमेटिकली क्या है, रिमूव नहीं होती। अब आप ऐसे क्या करेंगे, आपने यूज कर लिया मेलॉक के लॉक, अब वो क्या है पूरी मेमोरी इसकी लोकेट रखेगी, तो आपकी क्या है मेमोरी व्यस्त हो जाएगी। अब आप उसको दूसरे टास्क के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपको फ्री करनी पड़ेगी एक्सप्लिसिटली, उसको खाली भी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही काम हो जाए प्रोग्राम के एंड में लिखेंगे आप फ्री, तो क्या करेगा, डी एलोकेट कर देगी मेमोरी, जो भी है उसको सबको फ्री कर देगा। तो ये हो गया, दिस मेमोरी एलोकेट यूजिंग फंक्शन मेलॉक एंड कैलॉक is not deallocated on their own, खुद से नहीं हो पाती हैं। Hence the free method is used whenever the dynamic memory allocation takes place। तो पर आप कैसे आपको डीएलोकेट करते हैं, फ्री फंक्शन की हेल्प से। तो कैसे लिखते हैं, बस फ्री लिख दीजिए, आपको पॉइंटर का नाम लिख दीजिए, फ्री हो गई।
अब आते हैं रीअलॉक मेथड में। अब आपका मेलॉक कैलॉक आपका फ्री हो गया, रीलॉक देख लेते हैं। रीलॉक क्या करता है, नाम से पता रीएलोकेट करता है। आपने पहले मान लीजिए 10 साइज दिया, अब उसको कर सकते हैं 20, ठीक है, उसी को बढ़ा सकते हैं। तो रीअलोक और रीएलोकेशन मेथड इन सी यूज टू डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ अ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। आपने पहले 10 बाइट की स्टोर करी थी, मेमोरी बता दी थी, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, 20 बाइट की कर सकते हैं। तो ये हो गया। इन अदर वर्ड्स, इफ द मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ मेलॉक और कैलॉक इज इनसफिशिएंट, रीअलॉक कैन बी यूज्ड टू डायनामिकली रीअलोकेट मेमोरी। अब मेमोरी खत्म हो गई तो उसको कैसे कर सकते हैं, आप उसको रीअलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, रीअलोक फंक्शन के हिसाब से। तो ये हो गया हम लोग का रीअलॉक फंक्शन। इसका देख सकते हैं सिंटेक्स क्या है, और इसमें आपका क्या पीटीआर रीअलॉक लिखते हैं, यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू देते हैं और न्यू साइज दे देते हैं उसको। तो ये हो गया हम लोग का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, व्हाट आर स्ट्रक्चर्स, राइट द सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्कस वेरियस वेज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें हम लोग कई तरीके के डेटा टाइप को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने एक नाम बनाया, मान लीजिए अंश, तो अंश नाम के अंदर हमने कई सारे डेटा टाइप अलग अलग टाइप के स्टोर कर दिए। मान लीजिए आपका उसमें इंटीजर वैल्यू भी है, स्ट्रिंग वैल्यू भी है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो द स्ट्रक्चर इन सी इज यूज्ड एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, देन कैन बी यूज्ड टू ग्रुप आइटम्स ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स। आप इंट वैल्यू उसमें प्लेस कर सकते हैं, उसी में स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, उसी में आपको फ्लोट नंबर भी डाल सकते हैं। तो क्या एक ही नाम के अंदर आपने कई सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन कर दिया। द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड। द आइटम्स इन द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इट्स मेंबर एंड दे कैन बी ऑफ एनी वैलिड डेटा टाइप। एडिशनली द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रक्चर आर स्टोर्ड इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो कुछ वैल्यू ऑफ कैसे स्टोर हो रहा है, कंटीन्यूअस, मतलब कि लाइन बाय लाइन यूज स्टोर हो रहा है। तो हो गया स्ट्रक्चर इन सी, कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको स्ट्रक्ट डिफाइन करना पड़ता है। तो स्ट्रक्ट आप कीवर्ड लिखेंगे, तो इसके बाद आपका नाम लिखेंगे स्ट्रक्ट का। यहाँ पे जितने भी आपके डेटा टाइप्स हैं, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, उसको नाम लिख देंगे यहाँ पे। देन स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन कैसे होता है, वी हैव टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर इन सी बिफोर यूजिंग इट इन आवर प्रोग्राम। अब आपको पता है कि आप यूज करने से पहले इसको डिक्लेयर तो करेंगे, पहले डिफाइन तो करेंगे, तो आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है। इन स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन वी स्पेसिफाई द मेंबर वेरिएबल अलॉन्ग विद डेटा टाइप। तो अब क्या बताना पड़ता है, उसका एक मतलब प्रोटोटाइप बताना पड़ता है कि आपका ये नाम है उसका, उसमें ये पैरामीटर्स मतलब ये वेरिएबल्स हैं, वैल्यू नहीं देनी है, उसमें वेरिएबल बताने हैं, और वैल्यू तो हम लोग रन टाइम पे दे देंगे जब आपको उसको यूज करना होगा। तो आपका स्ट्रक्ट का डिक्लेरेशन हो गया। एक्सेसिंग द स्ट्रक्चर मेंबर कैसे स्ट्रक्ट कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, लिखेंगे स्ट्रक्चर डॉट, उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल का नेम है वो लिख देंगे, ठीक है। इन द केस वेयर वी हैव अ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर वी कैन आल्सो यूज अ एरो ऑपरेटर। अगर पॉइंटर है तो एरो ऑपरेटर से भी उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट ग्रुप्स डिफरेंट डेटा टाइप्स इनटू सिंगल एंटिटी। ये आपको क्या करता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को सिंगल एंटिटी में कंबाइन कर देता है। यूनियन क्या करता है, अ यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउज स्टोरिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। अब क्या करता है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में कर देता है। यूनियन क्या होता है, एक ही मेमोरी लोकेशन में कई सारे डेटा कंबाइन करता है, ठीक है। तो एट अ टाइम एक ही मेमोरी लोकेट कर पाता है ये। और कीवर्ड क्या होता है, इसमें स्ट्रक्ट यूज होता है, इसमें यूनियन यूज होता है, मतलब इससे डिफाइन करते हैं और इसको इससे डिफाइन करते हैं। साइज क्या होता है, द साइज इज द सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल मेंबर। स्ट्रक्चर में क्या है, जितने भी आपके डेटा टाइप है सबका साइज मिलाना पड़ेगा। यूनियन क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा ना, मान लीजिए आपका सबसे बड़ा लॉन्ग है, तो आपका 8 बाइट आपको अलग से दे देगा, सबसे हाईएस्ट वाले के साइज लेता है यूनियन, ना कि सबका कंबाइन करके। द साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर विद पॉसिबल पैडिंग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। मेमोरी लोकेशन कैसे होता है, ईच मेंबर विद इन अ स्ट्रक्चर इज एलोकेट यूनिक स्टोरेज एरिया। इसमें क्या यूनिक मिलता है, इसमें क्या है, कंबाइंड स्टोरेज होती है जो आपकी सब लोग शेयर करते हैं। तो मेमोरी एलोकेटेड शेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ यूनियन। डेटा ओवरलैप, नो डेटा ओवरलैप, इसमें कोई डेटा ओवरलैप नहीं होता क्योंकि सबकी अलग अलग मेमोरी लोकेशन है। इसमें क्या है, फुल डेटा ओवरलैप, इसका सारा डेटा ओवरलैप कर जाता है क्योंकि आपकी एक ही मेमोरी लोकेशन होती है। एसएससी मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस एट अ टाइम। यहाँ पे क्या है, कोई भी आप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, आप एक ही एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका उसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल ऐसा कुछ है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में तुरंत बताएं, तो आपको उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन रेशियो बहुत कम है हमारे चैनल का। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग का क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय सी प्री प्रोसेसर। तो सी प्री प्रोसेसर क्या होता है और इसको क्या डेफिनेशन होती है। डिफाइन द फंक्शन ऑफ अ सी प्री प्रोसेसर, क्या किसका काम होता है, और एक्सप्लेन द 3 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हम लोग को पूरा इसका प्री प्रोसेसर में पूरा नोट लिखना है डिटेल। तो कैसे, इसको पहले आप डायग्राम लिख सकते हैं, सी सोर्स कोड, सी प्रोग्राम। अब प्री प्रोसेसर नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाइलर से पहले इसको प्री प्रोसेस करेगा। तो आपको जब इसको रन करेंगे ना, उससे पहले ही आपका प्री प्रोसेस कर लेगा। तो सोर्स कोड लिखा आपने, तो पहले आर देयर एनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो अगर कोई ऐसा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, अगर नहीं है तो कंपाइलर पास जाएगा, अगर है तो पहले वो चलेगा देन कंपाइलर पे जाएगा। तो वही कंपाइलर जाने से पहले प्री प्रोसेसर वाला काम हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट कोड, देन ये आपका हो गया, डायग्राम बना सकते हैं। द प्री प्रोसेसर हैज सेवरल फंक्शन, कुछ फंक्शंस होते हैं। डिफाइनिंग मैक्रोस, तो क्या है, मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्या है,
द प्री प्रोसेसर अलाउज यू टू डिफाइन मैक्रोज विच आर ब्रीफ एब्रीविएशन फॉर लॉन्गर कंस्ट्रक्ट्स। मतलब क्या है, मैक्रोज आप कुछ वेरिएबल के नेम लिख सकते हैं, उसको कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ भी वो आप नाम लिखेंगे तो डायरेक्टली वो वैल्यू यूज हो जाएंगी, उसको कॉपी पेस्ट हो जाएगा करके रिप्लेस हो जाएगा। इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, हेडर फाइल इंक्लूड हो जाती है। द प्री प्रोसेसर कैन इंक्लूड हेडर फाइल्स विच आर फाइल्स दैट कंटेन्स डिक्लेरेशंस। उसमें हेडर फाइल यूज हो सकती है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन। अब अगर कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं प्री प्रोसेसर में, तो आपको क्या है कि आपका कंपाइल के पास जाने से पहले आपका कुछ चेक हो जाएंगे कंडीशंस। लाइन कंट्रोल। द प्री प्रोसेसर कैन हैंडल लाइन नंबर्स ऑन एरर्स एंड वार्निंग्स। तो क्या होता है, एरर और वार्निंग को ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। कॉन्कैटेनेशन, जोड़ सकता है दो चीज़ों को। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैक्रोज होता है, फाइल इंक्लूजन होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन होता है। इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन सी मैक्रोज आर पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज गिवन सम नेम। उसमें क्या होता है, कुछ नाम दे देते हैं आप। whenever दिस नेम इज अकर्ड, तो क्या होगा, वो नाम आपको ब्लाइंडली रिप्लेस हो जाएगा। So whenever the name is encountered by the compiler replaces the name with the actual piece of code। तो जो आपने वहाँ पे वैल्यू लिखी होगी ना, वो एक्चुअल रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे। द हैशटैग डिफाइंड डायरेक्टिव यूज्ड टू डिफाइन अ मैक्रो, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ मैक्रो डेफिनेशन क्या होती है, हैशटैग डिफाइंड टोकन वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। फाइल इंक्लूजन क्या होता है, नाम से पता चलता है कुछ फाइल इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड अ फाइल इन द सोर्स कोड प्रोग्राम। तो कोई भी फाइल इंक्लूड करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, फाइल इंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे प्री प्रोसेसर में आप क्या कर सकते हैं, पहले फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। रेदर देन कंपाइल होने से पहले क्या होना चाहिए, आपकी फाइल इंक्लूड हो जानी चाहिए। तो आपको भी उसका कोड लिखा होगा आपने, तो ये हो गया। स्टैंडर्ड हेडर फाइल क्या होती हैं, अब भाई जो आपकी जैसे आपने प्रिंट एफ के लिए यूज़ करी होगी, क्या आपने std library.h यूज़ करी होगी, आपने stdio.h यूज़ करी होगी, तो उसमें क्या आपको ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं आप उसमें। क्या आपका हो गया, हैश इंक्लूड लिखते हैं और फाइल नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, अगर आपको इंपोर्ट करनी तो कैसे लिखेंगे। तो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड और यहाँ पे लगाते हैं डबल कोट्स और फाइल नेम लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का रिप्रेजेंटेशन। अब कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होते हैं, तो कंडीशनल कंपाइलेशन में इफ एल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ डेफ होता है, अगर आपका डिफाइंड है तो इफ डेफ लगाएंगे, इफ नॉट डिफाइंड तो इफ एंड डेफ लगाएंगे। तो आपको ये लिखा है एलिफ, एलिफ मतलब एल्सिफ यहाँ पे यूज होता है। इस तरीके से आपका सारे डायरेक्टिव्स लिखे हैं। तो कंडीशनल कंपाइलेशन सी डायरेक्टिव इज अ टाइप ऑफ डायरेक्टिव दैट हेल्प्स टू कंपाइल अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। अब अगर आपको मान लीजिए कुछ पार्ट ऑफ कोड चलाना है, तो आप क्या लगाएंगे, इफ इट इज डिफाइंड देन इसको रन करो। तो ये हो गया आपका। और टू स्किप द कंपाइलेशन ऑफ सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन सम कंडीशन, दे आर फॉलोइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये आपको इतने टाइप्स के होते हैं, इफ डायरेक्टिव, इफ डेफ डायरेक्टिव, इफ नॉट डिफाइंड डायरेक्टिव, एल्स डायरेक्टिव, एल इफ और एंड इफ। तो ये हो गया। एंड इफ डायरेक्टिव इज यूज्ड टू क्लोज ऑफ द, सारे जितने भी होते हैं ना, आपको लास्ट में एंड इफ लगाना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि कंडीशन जो आपका कंपाइलेशन वाला है ये खत्म हो गए हैं सारे, जो भी आपके ये आपके कंडीशन कंपाइलेशन वाले पार्ट हैं। अब आते हैं, व्हाट इज मैक्रो, हाउ इज इट सब्स्टिट्यूटेड, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मैक्रोज। अब मैक्रोज क्या होते हैं, इन सी मैक्रोज आर पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज गिवन सम नेम। वही चीज़ दोबारा से रिपीट करी गई कि कुछ आपकी वैल्यूज होती हैं, उनको कुछ नाम दे देते हैं और जहाँ भी आप वो नाम लिखेंगे वो आपकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी। द हैश टैग डिफाइन इज यूज टू डिफाइन अ मैक्रो। आपको हैश टैग डिफाइन यूज करना होता है डिफाइन करने के लिए मैक्रो को, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ऑफ मैक्रो डेफिनेशन, हैशटैग डिफाइन टोकन वैल्यू। आप लिखेंगे हैशटैग डिफाइन और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे। वेयर आफ्टर प्री प्रोसेसिंग द टोकन विल बी एक्सपेंडेड टू इट्स वैल्यू इन द प्रोग्राम। यही हो गया। अब आप कितने टाइप्स होते हैं, मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो पास आर्ग्यूमेंट्स टू मैक्रोस, जस्ट लाइक हैश डिफाइन लिखा और यहाँ पे एक फंक्शन टाइप का हमने बना दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी पास कर सकते हैं उसमें। तो आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने एक वेरिएबल लिखा उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं, आप उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं, डिफाइन फाइल, एक्सप्लेन द डिफरेंट फाइल ओपनिंग मोड एंड डिस्कस बेसिक फाइल हैंडलिंग फंक्शन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी क्रिएटेड, रीड, रिटन, अपडेटेड, डिलीटेड और क्लोज्ड। तो क्या होता है, फाइल आपका कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ये तो आपको पता ही है। उसमें नंबर भी हो सकते हैं, आपको पूरा कैरेक्टर्स भी हो सकती हैं, एरे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको क्या कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब उसके फंक्शंस होते हैं यूजिंग फाइल हैंडलिंग फंक्शंस। द डिफरेंट मोड्स ऑफ ओपनिंग, कई सारे मोड्स होते हैं। अब आप उसको सिर्फ रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, कैसे, आर मोड में, मतलब ओपन अ फाइल इन रीड मोड। डब्ल्यू क्या होता है, ओपन और क्रिएट्स अ टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड। अब राइट का मतलब डब्ल्यू, ठीक है, तो डब्ल्यू मोड में खोलेंगे तो राइट मोड में खुल जाएगा, अगर नहीं होगी तो आप क्रिएट हो जाएगी। ए क्या होता है, ए अगर ए पे लगाते हैं तो आपका अपेंड मोड में खुल जाती है। अपेंड मोड मतलब क्या होता है, आपको जोड़ देती है प्रीवियस फाइल से। आर प्लस क्या होता है, ओपन सब फाइल इन बोथ रीड एंड राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी आपके ओपनिंग मोड हैं, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं फाइल को काम के हिसाब से। द मोड डिटरमाइंस हाउ द प्रोग्राम इंटरैक्ट्स विद द फाइल कंटेंट, किस तरीके से आप फाइल कंटेंट को एक्सेस करते हैं वो डिफाइन करता है आपका इसमें। हियर आर सम बेसिक फाइल हैंडलिंग फंक्शन।
एफ ओपन क्या करता है, ओपन्स अ फाइल। एफ प्रिंटफ क्या करता है, कुछ राइट करता है फाइल में। एफ स्कैनफ क्या करता है, कुछ रीड करता है फाइल से। एफ क्लोज क्या करता है, क्लोज करता है। एफ गेट सी क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, सिंगल कैरेक्टर उससे फेच कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होती है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। अ लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स। तो आपका क्या होता है, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं। पर इसकी खासियत क्या है, खासियत ये है कि इसमें आपकी वैल्यू भी स्टोर होती है, साथ ही साथ नेक्स्ट जहाँ पे वैल्यू स्टोर उसका एड्रेस भी स्टोर होता है। समझ रहे हो? दो वैल्यू स्टोर करते हैं, तो यही लिखा है, अ लिंक लिस्ट इज द सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स, डेटा एंड द पॉइंटर। द वैल्यू स्टोर इन द नोड, डेटा में आ गया, और पॉइंटर क्या होता है, रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस, तो ये हो गया। अनलाइक एरेज, लिंक लिस्ट डू नॉट स्टोर एलिमेंट्स इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या होता है कि सीरीज वाइज नहीं स्टोर होता है, रैंडम स्टोर होता है, इसीलिए पॉइंटर यूज करते हैं हम लोग। पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं हर एक नोड में कि आपका अगला डेटा कहाँ पे है। इंस्टेड ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट, फॉर्मिंग अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, एंड टू एक्सेस एनी एलिमेंट वी नीड टू फर्स्ट सीक्वेंसली ट्रावर्स ऑल द नोड्स बिफोर इट। तो आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा। यहाँ पे वो नहीं कि आपने लिखा सीधे ARR ऑफ आई, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको क्या है, सीक्वेंसली सबका एड्रेस स्टोर है, आपको एक एक करके जाना पड़ेगा। इन सी लिंक लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड एज द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट जो आपका नोड है उसका पॉइंटर के हिसाब से आप उसको नोट कर देते हैं। कहीं भी आपको लिंक लिस्ट यूज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नोड का पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन द फर्स्ट node is generally called head of the linked list। जहाँ से आप एंटर कर रहे हो क्या होता है, head of the linked list। Each node of the linked list is represented by a structure that contains a data field and a pointer of the same type। Such structure is called self-referential structure। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपको खुद का अपना एड्रेस स्टोर कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करता है, वो आपका पूरा आगे का जितना भी स्ट्रक्चर होता है, मतलब एड्रेस होता है, स्टोर करके रखता है। तो ये हम लोग का हो गया लिंक लिस्ट। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट का। और इसी तरीके से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना पीपीएस के, वो मैंने बहुत ही क्विक में कन्वर्ट कर दिए हैं, मतलब बहुत ही आपको क्विक शॉर्ट दे दिया है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।